नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। वैसे तो आज की बहस का मुद्दा चाइना होना था, लेकिन आप खुद तय कीजिएगा कि मुद्दा क्या है। चाइना है या फिर चूहा है या फिर शेर है या फिर कुछ और ही है। एक मोटा अनुमान है कि संसद में 1 घंटे की कार्यवाही पर करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है, यानी हर मिनट के करीब 2.5 लाख रुपए। और ये पैसा पब्लिक की जेब से जाता है, यानी हमारा आपका पैसा है। ये पैसा तब बर्बाद होता है जब हंगामा होता है। हंगामा तब होता है जब नेता विषय से भटक जाते हैं और अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं। तवांग में चीनी घुसपैठ के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल राहुल गांधी के सामने इतने जोश में थे कि आजादी की लड़ाई तक पहुंच गए थे और फिर बीजेपी को काउंटर करने के चक्कर में यहां तक बोल गए कि आजादी के लिए कांग्रेस ने तो कई बलिदान दिए, लेकिन तुम्हारा डैश डैश भी आजादी के लिए बना। अब शब्द था इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसीलिए डैश डैश का। इतना ही नहीं, वो शेर चूहे को भी बीच में ले आए और बोले कि प्रधानमंत्री बाहर तो शेर बनते हैं, लेकिन चाइना के सामने चूहे जैसे हो जाते हैं। खड़गे के इन्हीं बयानों पर आज बीजेपी ने उन्हें संसद में घेर लिया, उनसे माफी मांगने के लिए कहा। चेयर से ये तक मांग कर दी गई कि खड़गे को हाउस से बाहर किया जाए, लेकिन खड़गे भी अड़े रहे। और इस तरह चाइना पर चर्चा कराने को लेकर शुरू हुई चर्चा चीनी चंदे, चीनी प्रेम से होते होते शेर, डैश और चूहे तक आ गई। संसद का कुछ और वक्त बर्बाद हुआ, पब्लिक का कुछ और पैसा बर्बाद हुआ। राज्यसभा में सभापति को कहना पड़ा कि ऐसी बातों की वजह से देश को संसद और सांसदों से देश की जनता का मोह भंग होता जा रहा है। जाना था चाइना और पहुंच गए कहां? जुबानी चिड़ियाघर। क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सब लोग जुड़ रहे हैं, क्या कारण है? हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। कौन से बंदे बच्चा लोगों को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिकल हम दुश्मन नहीं ना, हम तो राइवल हैं। दिस कांग्रेस इज नॉट ए ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज ए इटालियन कांग्रेस। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। आज शेर शेर होता है, सिंह सिंह होता है। खड़गे जी, ये चूहा तो आप अपने को चूहा की बात कर रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि इसीलिए मैंने आपसे पहले ये सवाल किया कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि चर्चा पार्लियामेंट में किस बात पर हो रही है, इस डिस्कशन को कहां जाना चाहिए और ये जा कहां रहा है। चाइना पर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या बनता जा रहा है? ये बनता जा रहा है जुबानी चिड़ियाघर। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन चरण सिंह सापरा हैं, हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये डिबेट पॉलिटिकल है, तो एक कमेंट में सापरा जी आपका लूंगी, उसके बाद शहजाद आपका कमेंट। लेकिन सापरा जी, सवाल बहुत बेसिक, जो बेसिक सवाल है वो ये है, ये डिस्कशन कहाँ जा रहा है? ये शेर, चूहा, अब मुझे कहना नहीं चाहिए जिस अपशब्द का इस्तेमाल हमने लगातार बीप बीप या डैश डैश के माध्यम से किया, कुत्ता, सर, ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि सत्ताधारी पार्टी की जवाबदारी होती है कि सेशन को किस दिशा में ले जाना है, ये उनकी जवाबदारी होती है। अगर विपक्ष नियम 266 और 267 में अगर मांग रहा है कि चीन के विषय पर हमें डिटेल में चर्चा करनी है दोनों हाउस में, तो सत्ताधारी पक्ष को क्या ऑब्जेक्शन है? ये तो पहले भी हुआ है। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
ये डिमांड करी थी और बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, तमाम सारे लोगों ने रास्ते पर आंदोलन भी किए और पुतले भी जलाए थे नेहरू जी के। नेहरू जी ने करा पार्लियामेंट सेशन, 165 एमपी उसमें बोले थे, और जबकि तब वॉर चल रही थी, फुल फ्लेज लड़ाई चीन के साथ में चल रही थी, उस समय भी स्पेशल अधिवेशन किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि चीन जो आज खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है, कभी गलवान में बढ़ता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में बढ़ता है, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट तापिर गाओ ने भी कहा है, पिछले साल कहा था उन्होंने कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ अपने हेलीपैड बना रहा है, सड़कें बना रहा है, गांव बसा रहा है, आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको नजरअंदाज कर दिया। जब ये अपने सांसद को नजरअंदाज करते हैं, विपक्ष को नजरअंदाज करते हैं और चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं भाई ये डरते क्यों हैं? ये तो मजबूत सरकार बोलते थे ना, मजबूत सरकार मजबूर सरकार क्यों बन गई है? ये डरपोक क्यों बन गए हैं? ये कायर क्यों बन रहे हैं? बहादुरी दिखानी है तो हमको अपने लोगों के सामने भी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हम तो इनकी मदद करना चाहते हैं कि आप बैठिए, स्ट्रेटेजी बनेगी और उस स्ट्रेटेजी के तहत हम चीन से आगे लड़ेंगे, मिलकर के लड़ेंगे। विपक्ष का काम है, मजबूत विपक्ष का काम है इनसे सब सवाल पूछना। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल ये था इसमें चूहा कौन लाया? इसमें जिस शब्द का इस्तेमाल करने से मैं बच रही थी, थोड़ी देर मैंने जिक्र किया, उसकी क्या जरूरत थी सर? अगर ये मजबूत नहीं मजबूर सरकार है तो आप सवाल कर लीजिए, ये डरे हुए हैं इनसे सवाल कर लीजिए। लेकिन ये शेर, चूहा, डैश, इन सब की एंट्री कराने की क्या जरूरत है सर? मेरा सवाल आपसे ही, और प्लीज इस सवाल का जवाब 30 सेकंड में दीजिएगा। आपने जो पहले सवाल पूछा उसका जवाब मैं शहजाद पूनावाला से लूंगी। मैं देखिए खरगे साहब का अगर पूरा भाषण सुनेंगे तो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, वो क्या कह रहे थे, वो आपको भी समझ में आएगा। देखिए, आप पुस्तकों के नाम बदल सकते हैं, सड़कों के नाम बदल सकते हैं, लेकिन देश का इतिहास नहीं बदल सकते। अब इतिहास तो ये सच्चाई है ना कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आजादी की जंग में इस देश के लिए बलिदान दिए, इस देश के लिए योगदान किया। फिर वो चाहे सरदार पटेल थे या जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे या सुभाष चंद्र बोस थे या लाला लाजपत राय थे, सभी ने अपना योगदान आजादी की लड़ाई में दिया है। और आजादी के बाद भी अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी या श्री राजीव गांधी जी ने शहादत दी तो आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहादत दी है। मैंने वो स्टेटमेंट पूरा सुना है, विद्याचरण, मैंने वो स्टेटमेंट पूरा सुना है, हमारे दर्शकों ने भी सुना है। हमने बाकायदा उस शब्द पर बीप लगाया है। अभी जब मैंने लिंक पढ़ा, जब मैं लोगों से बात कर रही थी, लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, तब भी मैंने उसमें डैश शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों किया सर? कुछ अमर्यादित होगा ना उसमें सर, असंसदीय होगा कुछ उसमें। यही एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रही हूं, चलिए सुनवा देती हूं, सुन लीजिए, सुनिए, पहले सुनवाइए। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है, और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। देश को तो आपने सुन लिया क्या कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने चाइना के मसले पर प्रधानमंत्री की चूहे से भी तुलना की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, गुजरात चुनाव में भी प्रधानमंत्री पर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके बाद कांग्रेस को काफी बीजेपी के हमले झेलने पड़े थे और कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ी थी। सुनिए। जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना,
कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठ। तो यहाँ पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया चरण सिंह सापरा जी, उस भाषा पर सवाल है सर। सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो सबका अधिकार है सर, आपका भी मेरा भी। लेकिन चूहा या शेर या कुत्ता, इन सब की क्या जरूरत है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहती है, एक देश के अंदर नैरेटिव बनाना चाहती है कि हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम राष्ट्र प्रेमी नहीं है, ये लोग राष्ट्र प्रेमी है। तो वही खरगे साहब ने बताने की कोशिश की है कि हमारा तो इतिहास ही शहादतों के साथ में है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो तमाम सारी बातें या उनका वो तमाम सारा भाषण था। और बात सच भी है ना, ये चीन के प्रति ये कहते हैं कि लाल आंखें दिखानी चाहिए, और उसके बाद में ये चीन के जो शी जिनपिंग आए थे उनके साथ में झूला भी खाते हैं, डोकला भी खाते हैं, मूंगफली भी खाते हैं। वही चीन हमारे यहाँ गलवान में घुसता है और हमारे 20 जवानों को शहीद करता है, यहां से अरुणाचल प्रदेश में घुसता है। तो क्या विपक्ष उसमें सवाल न पूछे? यानी पहले ही आप सवाल पूछिए सर, हमारे जवानों की शहादत हो रही है, हमारे जवानों की कुर्बानी हो रही है। सर बताइए तो सही, प्रधानमंत्री को चूहा बताकर आप बड़े हो जाएंगे? मेरा सवाल ये है, आप क्रिटिसिज्म कीजिए ना। आप लोग इतने सक्षम है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के स्पोक्स पर्सन से बात कर रही हूं। चूहा ग्रैंड ओल्ड पार्टी के स्पोक्स पर्सन से बात कर रही हूं। वो इस तरह से, जिस तरह से और फ्रेज नहीं, अगर चाइना के राष्ट्रपति आएंगे, जो बातें हैं सुनिए ना सर, तो आप क्या आपका उत्तर दे रहा हूं। एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करेंगे ना सर? हाँ, तो देखिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया, जिस तरह से मैं भी अभी कह सकता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उंगली भी नहीं कटाई और शहीदों में नाम दर्ज कराना चाहते हैं। तो ये इस तरह से प्रॉवर्ब, इस तरह से फ्रेज है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। उस तरह की बात उन्होंने खरगे साहब ने भी कही है, और ठीक कही है, इसीलिए सापरा जी, ये जो आप जो अभी ये प्रोवर्ब, इडियम्स, मुहावरे, कथनी, कहावतें, इनका जिक्र किया, आपने जो कही बात, वैसे नाखून कटाकर शहादत वाली बात है वो, लेकिन ठीक है, आपने जो एग्जाम्पल दिया और जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान था, क्या दोनों सेम थे? क्या उसी तरह के मुहावरे कहावतें थी उसमें? खैर, मैं आगे आपसे पूछूंगी सर, ये सवाल मैं बहुत देर से पूछ रही हूँ, 10 मिनट से पूछ रही हूँ। इस पर शहजाद पूनावाला, आपका जवाब दे सकता हूँ? जी। देखिए, सेना स्वतंत्रता सेनानी मोदी को देंगे गाली ताकि मिले चीन की ताली और सजे इनकी चाइना के चंदे वाली थाली। और यही तो है ना इनका प्रोटोकॉल, SOP यही तो है कि चाइना का लो चंदा और करो चाइना का बुलंद झंडा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चलिए, उन्होंने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, चुनाव के समय पर भी क्या क्या नहीं कहा, स्मृति ईरानी जी को उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के मरने मारने की कामना की, और यहाँ तक कि अरुणाचल में भारत की सेना चीन के हाथों पिट कर आई है, उनकी पिटाई हुई है। अब मुझे बताइए, ये कौन सा प्रोवर्ब था या फ्रेज था या एडेज था? ये भी समझा दीजिए। ये भी समझा दीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक जब किए गए तब उसमें कहा गया कि ये खून की दलाली है, ये भी प्रोवर्ब या फ्रेज था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए तो उसको फर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो चील कौवे भी नहीं मरे, ये कहा गया। जब पुलवामा हुआ तब उसका दोष भारत पर डाला गया, ये भी कोई फ्रेज होगा। तो ये सारी चीजें जो है, दरअसल देखिए, आज चीन के साथ कौन खड़ा है? नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी, ये 3 ही लोग खड़े। और कांग्रेस पार्टी तो इसलिए खड़ी है क्योंकि उनका MOU है। अब मैं आता हूं, इन्होंने तापिर गांव के बयान का जिक्र किया। तापिर गांव का जो बयान उन्होंने बोला, आधा ही कोट किया। ये है उनका पूरा बयान, 2021 का बयान, उनका ट्वीट भी है, मैं आपको बयान पढ़कर सुनाता हूं। चाइना ऑक्यूपाइंग एरिया सिंस 1980s, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस इन अरुणाचल नॉट न्यू। और ये जो भी हुआ है, ये सारी चीजें नेहरू की सरकार में हुई है, ये उनका ट्वीट है। नो फ्रेश इंकर्जन हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग मोदी रेजिम, अनफॉर्चुनेटली मुझे मिसकोट किया गया है, और ये सारी चीजें 2-3 लोकेशन जो की गई है वो कांग्रेस की रेजिम में की गई है। ये तापिर गांव, अभी तापिर गांव का जिक्र मैंने तो नहीं किया, ये हमारे भाई साहब कांग्रेस पार्टी से लोगों ने किया। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी बात। कांग्रेस पार्टी जब 2013-2009 में सरकार थी उनकी, तब डेप्सैंग में कांग्रेस पार्टी का चाइना का इंकर्जन हुआ था, और उसकी जी न्यूज की मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा उस समय की। ये देखिए, ये जी न्यूज में पुष्टि भी हुई थी। 2014 में चाइना ने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ, हमने डेप्सैंग प्लेन में इंकर्जन किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी पता है क्या बयान दे रही थी? कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि चाइना इंकर्जन नहीं हुआ, ये तो महज एक्ने है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान है, जी ने इसको पब्लिश किया है, कहते थे कि इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ये इसलिए कहते थे क्योंकि चाइना का पैसा जैसे आने लगा तो टिया पंगनक, डूमचेली, डेमजोक, जो जोरावर फोर्ट, ये सारी चीजें दे दी। 640 स्क्वायर किलोमीटर इंकर्जन हुआ, ये श्याम सरन की किताब में, और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंकर्जन करके दे दिया था, अक्साई चीन दे दिया था, वो तो हमारे सामने। अब उन्होंने कहा पार्लियामेंट में डिस्कशन के बारे में। अब मैं अदिति जी आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं पार्लियामेंट्री डिस्कशन के बारे में। रूल 186 क्लॉज 17 ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि कोई भी ऐसी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती जो नेचर में सीक्रेट हो, और ये मेरा रूल नहीं है, ये पार्लियामेंट का रूल है। और कांग्रेस पार्टी ने इसी रूल का जो है एक तरीके से फॉलो करते हुए 26/11 जब हुआ था, चिदंबरम जी ने कोई डिस्कशन नहीं कराया, स्टेटमेंट ले हुआ था। 2007 में जब 210 सेशन चल रहा था, नक्सल अटैक हुआ था एमपी पर, तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, केवल पेपर ले हुआ था। 2012वां सेशन था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ यूपी में, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ, केवल उस पर पेपर ले किया गया था। 26/11 हो, श्रीलंका की सिचुएशन हो, किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि कोई सीक्रेटिव मामला बाहर आ सकता था। इसीलिए कांग्रेस ने भी इस रूल का फॉलो करते हुए कोई चर्चा नहीं कराई। और जहां तक 62 की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि 62 में जो ये बार बार कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी होकर ये खड़े होकर कहा था कि चीन की पिटाई, हमारे सैनिकों की पिटाई हुई थी 62 में? क्या कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रूफ मांगा था कि देखिए आपने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, कुछ स्ट्राइक करवाया, इसका प्रूफ दे दीजिए? जवाब ले लीजिए। ये जिम्मेदार विपक्ष और एक गैर जिम्मेदार विपक्ष जो गाली देना चाहता है चाइना को, कोविड सर्ज हो रहा है, आज चाइना से कैसे ध्यान भटकाया जाए और चाइना को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट ना किया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ठीक है। आप कांग्रेस पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। चरण सिंह सापरा जी, आपका जवाब। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के जिस रूल को आपकी पार्टी कोट कर रही है, वही रूल ये कहता है कि अगर मामला सीक्रेटिव इन नेचर है तो उसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। देखिए 1962 में अगर चर्चा हो सकती है वॉर चलते हुए, तो अभी क्यों नहीं हो सकती? पार्लियामेंट के तमाम ऐसे सारे नियम हैं जिसमें एक छोटी कमेटी भी बन सकती है, छोटी कमेटी के अंदर स्ट्रेटेजी बन सकती है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाइए, आप एक मिलिट्री की स्ट्रेटेजी बनाइए, आप एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी बनाइए, जिससे हम चीन को घेर सके, चीन को रोक सके। जिस तेजी से चीन जो है वो घुस रहा है, वो अतिक्रमण कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि कोई घुसा ही नहीं है। अगर कोई घुसा नहीं तो 20 जवान कैसे शहीद हो जाते हैं? आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कहते हैं हमारे से सवाल पूछो नहीं। पुलवामा में 40 जवान जो हैं वो शहीद हो जाएं, हम किसी से सवाल न पूछें, जबकि आपके उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। कोई अकाउंटेबल आपने ठहराया क्या पुलवामा के लिए? गलवान के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी आपकी बनाई क्या आपने? आप हर चीज से पल्ला झाड़ करके दौड़ना चाहते हैं और फिर राष्ट्रवाद का पाठ जो है वो विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को सिखाना चाहते हैं। तो फिर हम यही कहेंगे ना कि आपने तो उंगली भी नहीं कटाई और शहीदों में नाम दर्ज। चलिए ठीक है, पहले मैं एक कमेंट लूंगी घनश्याम तिवारी का, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी आगे। एक कमेंट मुझे सारे पैनलिस्ट का लेना है। घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी, सरकार रूल बुक का हवाला दे रही है, ठीक है सर, वो भी ट्वीट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे मिसकोट किया गया है। अब प्लीज सर, अब प्लीज दूसरे पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए सर, मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, इनफैक्ट बीजेपी को आज डिबेट में जवाब देने के लिए कम वक्त दिया है। प्लीज सर, अब थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, वे दूसरे पैनलिस्ट को एक एक कॉमेंट करने का मौका दें। डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और यहाँ घनश्याम तिवारी भी हैं। घनश्याम तिवारी, क्या इस तरह की भाषा, मैं वापस उसी सवाल पर लौट रही हूं, क्या ये कुत्ता, शेर, चूहा, इस तरह की भाषा से क्या चाइना पर डिस्कशन हो रहा है, या जो बहुत सीरियस इन नेचर चर्चा है जिसको गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए उसे ट्रिवियलाइज नहीं किया जा रहा? नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि भाषा की चर्चा एक बात है, चाइना पे चर्चा दूसरी बात है। पिछले 8 साल में चाइना के विरोध में एक बयान आप अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री जी का दिखा दीजिए, एक बयान। ये शहजाद जी के पास तरह तरह की वीडियो क्लिप्स है, एक बयान चाइना के विरोध का दिखा दीजिए। 2014 से लेकर के 2020 तक 18 बार देश के प्रधानमंत्री चाइनीज प्रीमियर से मिलते हैं। इतनी बार तो देश के पिछले 10 प्रधानमंत्री नहीं मिले होंगे। इन लोगों ने सिर्फ एक साल में चाइना का विरोध करते करते भी चाइना को $100 बिलियन, 1-2 रुपए नहीं, $100 बिलियन का व्यापार दिया है, जितना पिछली 5 सरकारों ने नहीं दिया है। 2014 से 2019 में हर साल बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके प्रचारक चाइना जाते थे और चाइना प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था कि हम मोदी सरकार से आत्मीयता बढ़ा रहे हैं।
16 मई 2015 को डोवाल जी के प्रेजेंस में, विदेश मंत्री के प्रेजेंस में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शी जिनपिंग हम मेरे गांव को जानते हैं, इतनी आत्मीयता, इतना भाईचारा, ये 1+ का रिलेशनशिप है। ये कौन सा 1+ है कि हमारे सैनिकों को आपके व्यक्तिगत भाईचारे के लिए शहादत देनी पड़ती है? ये कौन सा 1+ है कि आज संसद में बहस करने से आप भागते हैं? ये कौन सा 1+ है कि जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं फिर भी आप कहते हैं कोई नहीं आया? तो क्या वो मिठाई बांटने के लिए आए थे? ये सरकार देश को धोखा दे रही है और ये धोखे का परिणाम ये होगा कि चाइना और आक्रामक होता जाएगा, कि उनको पता है कि मोदी जी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ये शहजाद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अन्य पार्टियों को ब्लेम करते रहेंगे, चाइना को व्यापार देते रहेंगे, इनके नेता मंत्री चाइना जाते रहेंगे। इनको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि 2014 से 20 तक चाइना जाके इन्होंने क्या किया, आरएसएस ने चाइना जाके क्या किया, मोदी जी ने चाइना जाके क्या किया, इनके मंत्रियों ने चाइना जाके क्या किया। हमें इन पर विश्वास ही नहीं है। पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करना चाहता हूं। इन्होंने कहा बयान तो 4 जुलाई 2020 को लेह में खड़े होकर भी विस्तारवाद के बारे में दिया, परंतु सिर्फ बयान नहीं, एक्शन क्या क्या उसके बारे में भी सुनिए। चाइना को 5G के ट्रायल से और 5G के कॉन्ट्रैक्ट से आउट किया, हाईवे कंस्ट्रक्शन से आउट किया, स्मार्टफोन मार्केट से आउट किया, 273 ऐप्स तो बैन किए ही किए, पर उसके अलावा रेडमी, शायोमी, वीवो, ओप्पो, इन सब पर कार्रवाई की। और आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की, 2004-5 में ट्रेड डेफिसिट था $1.46 बिलियन। 2014-15 में जब तक इनकी सरकार थी 13-14 में $36 बिलियन, मतलब 2346% का इंक्रीज हुआ। तब आपके पेट का पानी इसलिए नहीं हिला क्योंकि चाइना का चंदा आपके अकाउंट में आ रहा था, आरजीएफ के अकाउंट में आ रहा था। अब डिप्लोमेटिक कॉस्ट सुनिए, क्वाड में हम लोगों ने आइसोलेट किया है चाइना को मिलकर, जॉइंट एक्सरसाइजेस अभी ओली में हुई है। पेंटागन का स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा, आपको कैसे पता होगा? आप तो जब इंकर्जन होता था तब कहते थे तूल मत दीजिए इन बातों को, और इतना ही आप लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते थे। तो एक बार बता दीजिए, घनश्याम जी बीच में मत बोलिए, घनश्याम जी बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। अब बताते हैं स्ट्रैटेजी की बात, क्योंकि चरण सिंह छापरा ने स्ट्रैटेजी की बात की। चरण सिंह जी, क्या स्ट्रैटेजी है आप बताइए? जब डोकलाम में पहली बार आई टू आई हम लोग चाइनीज को देख रहे थे, तब कहां थे आपके युवराज? चाइनीज टेंट के नीचे चाइनीज सूप पी रहे थे। और मुझे बताइए कि गलवान में जब हमने हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया, तब क्या कहा आपने? गलवान में हमारे लोगों ने किसी को भी नहीं मारा। यह आपका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का। और तवांग में भी कहा पिटाई होकर आ गई है और एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, यह एके एंटनी का स्टेटमेंट था। आज मैं आपको बताता हूं मेरी सरकार क्या कर रही है पिछले 8 वर्षों में। 9 टनल, जिसमें सेला टनल 2.5 किलोमीटर का है, 11 और टनल बना रही है। रोड प्रोजेक्ट वेस्टर्न लद्दाख और ज़ंस्कार वैली का अल्टरनेट कनेक्टिविटी, डीएसडीबीओ को क्लास 70 स्पेसिफिकेशन रोड, 44,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में शुरू किए, जिस अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया। 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वहां पर S-400 भी डाला है, वहां पर रफाल भी स्टेशन किया और वहां पर 22,000 ट्रूप्स के लिए हैबिटेट भी बनाए, टेंपरेचर कंट्रोल हैबिटेट। वहां पर हमने 450 टैंक्स जो है हाउइट्जर टैंक्स को भी प्लेस करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बनाई है। ये हमने किया है। और आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? हमारी स्ट्रेटेजी थी एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। हमारी स्ट्रेटेजी थी कि जो सेना है उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देना है। हमारी स्ट्रेटेजी थी पुलवामा पर सवाल उठाना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, वारिस पठान ये गिनवा रहे कि इन्होंने क्या किया है। ये सब चीज जाके गिनवा दो ना पार्लियामेंट के अंदर। मोदी जी को बोलिए ना, जितना इसमें लिस्ट बताया ना, वो लिस्ट लेके खड़े हो जाए पार्लियामेंट के अंदर, डिबेट करो और गिनवा दे हमने ये सब किया है। किस चीज को छुपा रहे हैं ये लोग? कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है आती थी। याद रखो, हम लोग को पहले तो सबसे पहले जो भाजपा ये जो झूठ फैला रही है ना, झूठ का भरम, ये भरम को मैं खत्म करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इनको सबसे पहले समझा दो, देश का कोई भी नागरिक सेना से सवाल नहीं कर रहा। पूरा देश, पूरा विपक्ष सेना के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हुआ है। सवाल है मोदी की चुप्पी पे, सवाल है मोदी की नीयत पे, सवाल है बीजेपी की नीति क्या है हमारे सेना की रक्षा के लिए, सवाल उसके ऊपर है। सवाल ये है कि हमने पहले भी गलवान में हमारे 20 जवानों को शहीद होते हुए देखा है हमने। हम नहीं चाहते कि हमारे और जवान के ऊपर कोई भी आज भी आए। अभी इन्हीं के जो थे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गाव, उन्होंने क्या कहा? 9 तारीख के दिन रात को चीनी सैनिक आए, वहां पर एक मुठभेड़ हुई जिसमें 8 से 10 हमारे जवान इंजर्ड हुए। कैसा इंजर्ड हुए मोदी जी? आपकी वजह से। आप G20 समिट में जाके हाथ मिला के आ जाते हो, वहां पे तवांग हो जाता है, हमारे सैनिकों को चोट लगती है। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार नीति बनाए कि चीन दूसरी पर देखे। ये कब होगा? जब मोदी जी अपनी लाल आंख दिखाएंगे, जब 56 इंच का सीना खोलकर मोदी जी दिखाएंगे चीन को कि आज के बाद अगर किसी ने हमारी टेरिटरी की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। जब एक सख्त रवैया पैदा करेगी ना सरकार, तभी होगा। मगर सरकार तो क्या, पहले के बनिस्बत अब से 110% ट्रेड बढ़ा दिया चीन के साथ। ठीक है, अब वही ट्रेड को लेकर जो बात हो रही है,
इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में जो अंतर है उस पर बात कर रहा है। एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, आपने जो पॉइंट्स उठाए, जो बातें रखी, उस पर आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब आप ले लीजिए। उसके बाद में डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं दो हमारे साथ, मैं उनका कमेंट लूंगी। शहजाद आपके पास 30 सेकंड्स हैं। मैं उससे कम में समाप्त करूंगा। उन्होंने एक और बयान, अब देखिए वारिस प्लीज ऐसे मत कीजिए। वाला साहब 10 सेकंड में मेरी बात का जवाब। रुक जाइए 1 सेकंड, बोलिए। 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड। वारिस पठान, हमारा जो डिमांड है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाई जाए, और दूसरा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, प्रधानमंत्री आके वहां पर डिबेट क्यों नहीं करते, और तीसरा, क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं कि हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिकों की क्या पोजीशन है और सरकार ने उसके लिए क्या किया है? इस पे लुका छुपी का गेम सरकार खेलना बंद करे। एक सेकंड, तो आपको ना रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, किसी पर आपको भरोसा नहीं है, आपको उनके स्टेटमेंट से नहीं, अब सरकार आपको कुछ नया बताएगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए। वैसे 30 सेकंड हो गए वारिस पठान, जवाब ले लीजिए। शहजाद पूनावाला, जैसे चरण सिंह सापरा ने, जो इनकी बड़ी बहन है, इन्होंने जिस प्रकार से एक स्टेटमेंट मिसकोट किया, इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट मिसकोट किया। तापिर गांव का बयान है कि हमारी सेना ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया, और इंजरी होना, दोनों लोग जब लड़े और इंजरी हो, ये बयान और इस बयान में बहुत अंतर है। ये बयान सुनिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, यहां पर बैठा कोई भी राष्ट्रवादी है, सब राष्ट्रवादी मैं मानता हूं, आप बताइए कि हमारी सेना अगर 62 में युद्ध हारती भी है, तब भी हम कहते हैं कि हमारी सेना का अदम्य साहस था। हम कभी ये नहीं कहते कि पिट कर आ गई, हमने हमेशा उनको पीटा ही है। परंतु हाँ, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पहले की सरकारें पिट कर आ जाती थी। आपको याद होगा कि जब 26/11 हुआ तो क्या रिस्पॉन्स था इस सरकार का, यूपीए सरकार का, कि उन्होंने MFN स्टेटस दिया रखा पाकिस्तान को, और जब एयर चीफ मार्शल ने कहा जाकर हमला करो टेररिस्ट कैंप पर, तो नहीं कर पाए। आज जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, उन्होंने कहा, इट लास्ट 5 सेकंड्स, ऑल पार्टी मीटिंग। मैडम, ऑल पार्टी मीटिंग छोड़िए, जब डीजीएमओ ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वारिस पठान की पार्टी ने कहा प्रूफ दिखाओ, मैं मानूं तब। ये आर्मी की बात नहीं मानते, ऑल पार्टी मीटिंग में मान लेंगे। मुझे भी मौका दीजिए। सापरा जी, आपको बहुत मौका दिया है सर, अभी तो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सर, इसकी बात मान, फॉर्मर जनरल्स हैं, उन्हें मौका नहीं दिया है मैंने। इस डिबेट में सबसे ज्यादा मौका आप ही को दिया है सापरा जी, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखें। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी। जनरल सिन्हा, एक कमेंट में यहां पर आपका लूंगी, क्योंकि यहां पर जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, यहां सबके क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स है, हकीकत क्या है? हर कोई तो सच ही जानना चाहता है ना। पहली बात तो अदिति, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत को यदि स्वतंत्रता मिली, उसके कारण थे सुभाष चंद्र बोस जी, और ये मैं नहीं कर रहा हूं। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली, उन्होंने फणिनाथ चक्रवर्ती, एक्टिंग गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल को ये बात कही थी, पर्सनली फिजिकली वो प्रेजेंट थे जब ये बात कही थी। अब दूसरी बात, जो ये इतनी सेक्रीफाइस और बलिदान की बात करते हैं नेहरू परिवार का, तो मैं कहता हूं कि भिंडरावाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी ने। आप एक बोतल, जिन को बोतल से निकालती हैं और जिन आपको खा जाता है, और उसको आप बलिदान का स्वरूप दे देती हैं। श्रीलंका में जो हमारी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी देखिए, या तो आप किसी के घर में घुसिए नहीं, और घुसिए तो उसे घर के टुकड़े कर दीजिए, यह पॉलिसी होनी चाहिए। आप घर में भी घुसते हैं। मैं खुद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका में था, मैं खुद था APKF में, जाफना में, मैंने वहां 2 साल नौकरी किया है, मुझे सब पता है ग्राउंड पे क्या स्थिति थी। मतलब इस तरह की जो गलत ब्लंडर पे ब्लंडर करते हैं। तीसरी बात आप कहते हैं कि मोदी जी, आप देखिए, लोकसभा एक एपेक्स बॉडी है, एक संस्था है, एक सम्मानपूर्ण जगह है, वहां एक मर्यादा और शैली होनी चाहिए। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री को आप चूहा बोलते हैं? ये कौन सा ये शैली है भाई? ये कौन सा DNA है? कौन सी आपकी संस्कृति है? आप अपने बाबा को, चचेरे बाबा को घर में जो सम्मानीय पुरुष को गाली दे देंगे क्या? आप बहस कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, पर चूहा के ये कौन सी शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं? चौथी बात, आप जो बोल रहे हैं कि चूहा बन के आ गए, तो मैं बताना चाहता हूं, 62 में आप कांग्रेस सरकार चूहा बनी थी। 2008 में जब MOU साइन किया, तो तब आप चूहा बने थे। MOU, एक पॉलिटिकल पार्टी एक दुश्मन देश के साथ MOU साइन करती है क्या? डोकलाम में राहुल गांधी अपना इन्वॉय के साथ बिता रहे थे टाइम। जब कैलाश मानसरोवर गया तो इंडियन पोस्ट पे क्यों नहीं गए? चाइनीज पोस्ट में कह गए? वो थैला में कौन सा कागज था? रफाल के लिए आपने टेक्निकल डिटेल्स क्यों मांगा? चाइनीज के इशारे पे। ठीक है, जवाब ले लीजिए कांग्रेस पार्टी से। जनरल सिन्हा, जवाब ले लीजिए। चरणजीत सिंह सापरा जी, देखिए, खूबहू वही सवाल इन्होंने भी पूछे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे, इसलिए आप मुझे जरा समय देना उत्तर देने के लिए। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से ये शब्द नहीं वापरने। एक मिनट, मेरे बीच में नहीं, नहीं, आप बीजेपी के चीयर लीडर बनिए, आप बीजेपी को कवर फायर दीजिए, लेकिन मेरे बीच में मत बोलिए।
आप सही, मैंने सही बोला गलत बोला ये बोलिए प्लीज। मैंने सही बोला गलत बोला ये बोलिए। मेरे एक पॉइंट को भी काटिए आप, मेरे एक पॉइंट को भी काटिए आप, हिम्मत है तो आप मेरे एक सेकंड रुकिएगा सर, जनरल सेना एक सेकंड रुकिएगा। चरणजीत सिंह सापरा जी, सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, ढोल बजा सर ध्यान से सुनिए सर। ताल ठोक के ये ऐसा शो है जहां पर हम किसी को सर्टिफिकेट ना तो देते हैं ना किसी को सर्टिफिकेट देने देते हैं। सर कौन किसका चीयर लीडर है वो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो सवाल पूछे उनके जवाब दे दीजिए, बस सिर्फ उनके जवाब दे दीजिए। तो मैं उसका ही जवाब दे, हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। आपने चीयर लीडर बता रहे बीजेपी का, वो मत कीजिए। नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन बोल रहे हैं, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। जनरल एसपी सिन्हा है उनका नाम, मेजर जनरल एसपी सिन्हा। आप ये, हाँ सिन्हा साहब, मैं समझ गया सिन्हा साहब, मेरे पास में स्क्रीन नहीं है लेकिन मैं आपका चेहरा मेरे जहन में आ गया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसी तरह के कई सारे शब्द ना नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लोगों के लिए बोले। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा था, नाइट वॉचमैन कहा था, या उनको वो रेनकोट पहन के नहाते हैं कहा था। सोनिया गांधी जी को उन्होंने जर्सी गाय कहा था। पार्लियामेंट में हाउस में खड़े होकर स्वरूप नखा कहा था। किसको? वो हमारी रेणुका चौधरी जी को स्वरूप नखा कहा था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक को कहा था। तब तो सिन्हा साहब आपकी आवाज कहीं से नहीं आई, तब आप क्यों नहीं बोले? ये एक बात। दूसरी बात, जो चीन के लिए आपको ये भी बता दूं, क्यों नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्यों ये सॉफ्ट है, क्यों ये चीन के प्रति हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये चाहते हैं। प्लीज प्लीज, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मोदी जी ने डिफेंड किया था, आपके बीच में नहीं बोला था। अदिति जी, ये क्या डिबेट है? अदिति जी, इनको मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोला था, क्या बोलने की? मोदी जी ने, मैं भी बोलता रहूंगा। जनरल सेना उनकी अरे बात को आप जज नहीं है ना, जनरल सेना उनकी बात को जाने दीजिए। बोलिए बोलिए चरणजीत सिंह सापरा जी, 30 सेकंड आपके पास जवाब देने के लिए। आप भी जज नहीं है, बहुत मलाई खा लिया। जनरल सेना प्लीज, आप भी जज नहीं, बहुत मलाई खा लिया। और मैं आपको बताता हूं कि ये चीन की पैरोदारी क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके अंदर देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी का सुपुत्र है और एनएसए डोवल का सुपुत्र है, उनको हर साल डोनेशन आती है। पूछिए इनको कितनी डोनेशन आती है, क्यों आती है। आरएसएस की 9 डेलीगेशन गई है पिछले 10 सालों में, क्यों गई है, कितना चेक आरएसएस को मिला है, इनसे पूछिए। बीजेपी की डेलीगेशन जो है वो ऑफिशियली भी गई है, अनऑफिशियली भी रिसीव किया है। अमित शाह जब अध्यक्ष थे, जब मंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने चीन के मंत्रियों को स्वागत किया था। क्यों किया था? और डोलेरा के अंदर 43,000 करोड़ के इन्होंने एमओयू क्यों साइन किए थे, वो बताइए। उसी तरह से यूसी वेब कंपनी के साथ में बीजेपी का क्या रिश्तेदारी है? जवाब लीजिए। डॉन फैंग कंपनी के साथ में बीजेपी की क्या रिश्तेदारी है? जबकि उसको यूरोप ने सबने बैन किया था, वर्ल्ड बैंक ने बैन किया था, तब इन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने बोल दिया, धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। इनसे सवाल डॉन फैंग कंपनी, जिसे यूएस ने बैन किया, जिसे यूरोप ने बैन किया, जिसे वर्ल्ड बैंक ने बैन किया। जवाब सुन लीजिए चरणजीत जी, ऐसा है, सुनिए। तू मैं डिबेट नहीं करूंगी, मैं सारे पैनल्स को करूंगी। एक सेकंड रुकिए, आप वक्त जाया करेंगे सर। अगर सवाल पूछना है तो जवाब लेना पड़ेगा, और इसीलिए उतने सवाल पूछे जिनके जवाब 1 मिनट के भीतर मिल जाए। अगर आप 10 सवाल पूछेंगे और उसके बाद कहेंगे 4 मिनट बाद आके फिर यही सवाल पूछूंगा, तो सर ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डिबेट करती हूँ सर, हर सवाल का जवाब लेती हूँ, पॉइंट दर पॉइंट डिबेट होती है। प्लीज आप जवाब ले लीजिए सर, प्लीज। चरणजीत सिंह सापरा जी जवाब ले लीजिए, शहजाद पूनावाला का जवाब डालिए स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए आदित्य जी, उन्होंने अभी एक वाक्य का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी जी को शूर्पणखा कहा। मैं वो बयान को पूरा बाय हार्ट जानता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सभापति जी इस हंसी को मत रोकिए, बड़े दिनों के बाद, रामायण के सीरियल के बाद आज ये हंसी सुनाई दे रही है। अब इन्होंने रेणुका चौधरी जी को शूर्पणखा से जोड़ा, इसके लिए मैं घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं बीजेपी की तरफ से कि इन्होंने अपने ही एक सदस्य को शूर्पणखा जी से जोड़ दिया। अब बताइए कि क्यों जोड़ा? रामायण में तो कितने किरदार है अच्छे अच्छे, उनसे क्यों नहीं जोड़ा? ये सापरा जी बताए, अपने डिबेट में अलग से बताया। परंतु देखिए, इनकी तो आदत है ना, एसपी सिन्हा साहब के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने ओआरओपी नहीं दिया 43 वर्ष, ये वही लोग हैं जिन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल को 50 वर्ष तक नहीं दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया, रफाल में भी ये इनकी असलियत है सेना के लिए। ठीक है, सेना के लिए हकीकत हो गई। उनका सवाल ये था, उनका सवाल ये है कि आपकी पार्टी
और बीजेपी से जुड़े नेताओं से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने चाइनीज चंदा क्यों लिया, ये सवाल उठाया उन्होंने। इस सवाल का जवाब अब मैं आपको बताता हूं। मुझे बीजेपी का कोई भी, अरे भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ सर। सापरा जी सवाल जवाब सुन लीजिए, आप ही का सवाल था ना, आप ही का सवाल पूछा है सर मैंने, जवाब तो लीजिए। चंदे के धंधे की वजह से, अरे जवाब ले लीजिए सर, जवाब लीजिए। चलिए सापरा जी की बात को एक मिनट के लिए मान लेते कि भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन ने चंदा लिया चाइना का, ये इनका तर्क है। तो इसी तर्क और पैमाने के आधार पर अगर पर्सनल एनजीओ ऑफ सोनिया गांधी लेता है चाइना की सरकार और एम्बेसी से पैसा, तो वो क्या हुआ इनकी नजरों में? और मैं इनसे अब चुनौती देता हूं, मैं तो बता रहा हूं कि आरजीएफ के साथ उन्होंने चंदा दिया है, चंदा 3 बार चंदा दिया है और ये एमओयू साइन किया है। आप मुझे बता दीजिए कि बीजेपी का कोई ऐसा एमओयू है या बीजेपी से जुड़ी हुई कोई भी संस्था है जिसने चंदा लिया, उसका डॉक्यूमेंट अभी पेश कर लो अदिति के शो पर। दूसरी बात नहीं अदिति जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ चंदा लेकर बात खत्म नहीं हुई। चंदा लेने के बाद उनके कृत्य भी तो देखिए। एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, चंदा लेने के बाद जो हमारी 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी उसको दे देना। वही लोग हैं जिन्होंने बार-बार जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना चरणजीत सिंह सापरा। अरे गोल पोस्ट चेंज मत करिए। गोल पोस्ट कैसे चेंज हुआ? गोल पोस्ट कैसे चेंज हुआ? देखिए ऐसा है, इनको ये कहिए कि चंदे के धंधे में हमारे जवान क्यों शहीद कर? नहीं चरणजीत सिंह सापरा जी, अब आप भी गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास, सुन लीजिए मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, सारे पैनलिस्ट से कह रही हूं मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने आप लोगों को अपना इनिशियल कमेंट देने के लिए बहुत टाइम दिया। इन्होंने कहा कि आपको बीजेपी के नेताओं, इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने चंदा लिया, आपके पास प्रूफ है? एमओयू साइन किया अगर बीजेपी के नेताओं ने, आपके पास प्रूफ है? आप ले आइए पब्लिक डोमेन में। एक बार शहजाद पूनावाला ने ये कही, दूसरी बात उन्होंने कही। अब सर सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। ये बता नहीं सापरा जी, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मैं इसी लॉजिक का इस्तेमाल करूं, इनका कहना है, तो फिर आरजीएफ को जो चंदा मिला वो कटघरे में होना चाहिए, फिर तो उसे भी उसी नजर से देखा जाना चाहिए जिस नजर से बीजेपी को जो चंदा मिला, बीजेपी के किसी नेता के संगठन को जो चंदा मिला उसे देखा जाए। यही कहा ना शहजाद पूनावाला आपने? बिल्कुल। अब जवाब ले लीजिए सापरा जी। देखिए आरजीएफ को जिस ये चंदे की बात कर रहे, 1,35,00,000 रुपया जो ये बात कर रहे हैं, वो सारा पब्लिक डोमेन में है, वो बुक्स में है। और वो किस लिए है? क्योंकि एक एक्सचेंज, स्टडी एक्सचेंज होता है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो इंडिया स्टडी क्या हुई बताइए, स्टडी बताइए, तो डिक्लेयर भी नहीं किया। स्टडी बताइए, सीक्रेट स्टडी नहीं हो सकती, स्टडी डिक्लेयर करिए ना कि आरएसएस को कितना चंदा आता है, क्यों आता है चंदा, ये बताइए ना, क्यों आता है चंदा आरएसएस को? चीन से चंदा क्यों आता है? और पीएम केयर फंड में 5 चीनी कंपनियों ने चंदा दिया है, टिकटॉक ने 30 करोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि बीजेपी को मिलने वाला चंदा या आपके आरोप। सुन लीजिए ना प्लीज। चंदा आता है। नहीं सर ठीक है ना, आपको चंदा आए या इनको चंदा आए, चंदे पर सवाल है ना। चंदा किसी को भी आए, आपको आए नहीं आए, किसी को भी आए भारत में, उस पर सवाल है ना आपके हिसाब से। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमें एक डोनेशन आई है वो डोनेशन पब्लिक डोमेन में है, और वो क्यों है और क्या हुआ उससे, वो भी सारा पब्लिक डोमेन में। इन्होंने तो छुपा के रखा हुआ। आपको इनके चंदा लेने से प्रॉब्लम है या इनकी तस्वीरें नहीं है इससे प्रॉब्लम है? बस इतना मुझे स्पष्ट कर दीजिए। पीएम केयर फंड 15 सेकंड में पीएम केयर फंड में नहीं, एक सेकंड। अब ये आप जो बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ आरजीएफ ने चंदा लिया, कबूल कर लिया। एक सेकंड बीजेपी सर, आपसे जो सवाल पूछूं सवाल का जवाब दीजिए। आपको इनके नेताओं, आपने कहा कि हमने हमारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में, यानी चाइनीज चंदे से प्रॉब्लम नहीं टेके, इसका मतलब कांग्रेस भी टेके क्या बोल रहे हैं ये? आपसे जो सवाल नहीं, मैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए डिबेट करती हूँ भाई। एक सेकेंड, बस मुझे इतना बता दीजिए सर, आपको यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं चाइनीज चंदे से प्रॉब्लम नहीं है आपको, इनके नेताओं की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, इससे प्रॉब्लम है आपको? नहीं, इनकी हर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, यही मैं कह रहा हूं। ये क्या करते हैं उस चंदे का वो भी बताएं ना, और आज तक चंदा ले रहे हैं, इसीलिए मैं इनके इस तरफ वैसे तो क्रिकेटिंग टर्म्स में बोले अदिति जी, तो आपने तो क्लीन बोल्ड कर दिया, परंतु मुझे 10 सेकंड ले लीजिए। चरणजीत जी 10 सेकंड ले लीजिए प्लीज, 10 सेकंड, ऐसे डिबेट नहीं करते। आप सुनिए, अब चरणजीत जी से मेरा एक सवाल। चरणजीत जी ने कहा कि हमने जो लिया हमने पब्लिक डोमेन में ले लिया, तो बताइए कि वो कौन सी स्टडी थी जो पब्लिक डोमेन में लिया हुआ चंदा 1,35,00,000 लिया, पब्लिक डोमेन की बात है, पब्लिक डोमेन में स्टडी लाई। और दूसरी बात, ये एमओयू के कंटेंट, मैं जब तक कांग्रेस में था मैंने तो इसका कंटेंट नहीं देखा, ये तो बड़े नेता है कांग्रेस के, बताइए कि इस एमओयू में क्या लिखा है? ये भी तो पब्लिक डोमेन की बात होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट में तो कुछ करता नहीं है,
और वो तो बुरा मानते हैं सापरा जी इस चीज को। तो अब बताइए पब्लिक डोमेन में ये कौन सा एमओयू है, इसके प्रावधान क्या है ये भी बता दीजिए। चंदे का इस्तेमाल कैसे हुआ और प्रावधान क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के वो भी बताइए। नहीं, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा वो आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर सवाल था। वो भी मैं नहीं, वो आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर सवाल था। उसका जवाब दीजिए, मैं उससे जवाब ले लूंगी सवाल का। उसका भी जवाब देता हूं। पहले आप उस सवाल का जवाब दीजिए। मैं रिजेक्ट करता हूं कोई भी एलिगेशन के भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की जो कोई भी संगठन है किसी भी नेता की, उसने कभी भी इस प्रकार का चंदा जैसे आरजीएफ में आया उसने लिया है। मैं रिजेक्ट करता हूं। अगर इनके पास प्रूफ है तो केस कर दीजिए, केस करके भी हमारा लाइसेंस भी कैंसिल। ठीक है, अब मैं एक कमेंट यहाँ पे पहले मैं लूंगी घनश्याम तिवारी का, उसके बाद सापरा जी वापस आपको मंच दूंगी। घनश्याम तिवारी बहुत देर से कुछ एक पॉइंट रखना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट पहले। देखिए, अगस्त 27, 2019 को तमाम अखबारों में आर्टिकल छपा कि बीजेपी डेलीगेशन इन बीजिंग फॉर अ वीक लॉन्ग टूर, जिसमें एमपीज थे, विजय चौथाई वाले थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी और सीपीसी ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से दोनों पार्टीज के बीच में, देशों के बीच में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपसी संबंध कैसे गाढ़े करेंगे। और उसके अलावा वो कम्युनिस्ट पार्टी से समझना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कैसे किया जाता है, चाइनीज इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी में जो कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका वो समझना चाहते हैं, और उसके साथ अपनी दोस्ती को और गाढ़ा करना चाहते हैं। ये 2019 अगस्त 27 की खबर है जो पूरे देश ने छापी। उसमें कौन कौन लोग थे मैं आपको नाम बता सकता हूं। अनेक एमपीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल में चाइना की गोद में बैठी हुई है। ये अगर आज हम इतनी लंबी बहस करने के बाद एक बयान देश के प्रधानमंत्री का नहीं दिखा सकते जहां पे उन्होंने चाइना के विरोध में एक बात भी कही हो, तो ये दुख की बात है कि हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की कि चाइना को आंख दिखाते समय घिघी बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती जब उनके डेलीगेशंस कहते हैं कि वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी दोस्ती गाढ़ी कर रहे हैं। 2019 में, उससे पहले डोकलाम में चाइना का अग्रेशन हो चुका था। 18 बार मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन आज तक पब्लिक डोमेन में, चाहे वो ऑफिशियल मिले हो अनऑफिशियल मिला हो, उससे क्या प्रोग्रेस है? सिर्फ उससे चाइना का फायदा हुआ। वो हमारी सीमाओं पर अग्रसर हुई, उसने हमारी जमीन पर कदम रखे, और उसके साथ $100 बिलियन, इस नवंबर की खबर है, $100 बिलियन का व्यापार इन्होंने चाइना को दिया है। घनश्याम जी की मैं एक सेकंड, अब पहले जिस सवाल का जवाब आपको देना है, वो जो पार्टी टू पार्टी लेवल कोऑर्डिनेशन और जो गाढ़ा करने का ये स्टेटमेंट के जरिए आरोप लगा रहे हैं। पहले पार्टी लेवल की बात करते हैं। अभी गलवान के बाद भी जब 100 ईयर सेलिब्रेशन हुआ सीपीसी का, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उसके मंच पर हाजिर थे ऑनलाइन सेमिनार में। तो अगर ये बात है कि पार्टी टू पार्टी मीटिंग ही खराब है, तो बता दीजिए घनश्याम जी, क्या वो लेफ्ट के पार्टी के नेताओं को भी एक सेकंड सुन लीजिए सर, यहां पर बात नहीं। घनश्याम जी प्लीज बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। घनश्याम जी ये तरीका सही नहीं। आदित्य जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे अपना बोलने दीजिए, उसके बाद ये बोलने इतना बौखला क्यों रहते हैं? बौखला का मौका दीजिए, बात नहीं कीजिए। 30 सेकंड, शहजाद पूनावाला 30 सेकंड। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये पैमाना है तो बोलिए लेफ्ट के नेता भी देशद्रोही है। और दूसरा, मैं तो आपको स्पेसिफिक एमओयू के बारे में बात कर रहा हूं जो किसी और ने साइन नहीं किया, केवल कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। दूसरी बात, ये जी न्यूज की एक बहुत अहम रिपोर्ट में लेकर आया 2013 से, संभवतः आदित्य जी आप तब भी शायद थी जी न्यूज में, तो आपने ये पढ़ी भी होगी स्टोरी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा, चीन के हाल के घुसपैठ में बिना बनी स्थिति पर भारत को तूल नहीं देना चाहिए, और मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। ये तब साथी थे यूपीए के। इंकर्जन हुआ डेप्सैंग में, कितने दिनों तक चाइनीज ट्रूप्स वहां पर रहे, 19 किलोमीटर तक अंदर थे, और मनमोहन सिंह कह रहे थे इंकर्जन को ज्यादा तूल मत दीजिए, ये एक्ने की तरह है। ये घनश्याम तिवारी आकर कह रहे, जिस प्रधानमंत्री ने एलएसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जिस प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ हड्डी तोड़ जवाब देने के लिए गलवान हो या तवांग हो, वहां पर आर्म फोर्सेस को पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फ्री हैंड दिया हुआ है, उसके बारे में ये कह रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी बताइए, आपका क्या स्टैंड था जब ये स्टेटमेंट दिया गया मनमोहन सिंह के द्वारा? ठीक है, घनश्याम तिवारी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद एक कमेंट में लूंगी जनरल सिवाज का। एक भी कमेंट उनका मैंने अभी तक नहीं लिया। घनश्याम तिवारी 40 सेकंड। शहजाद कांग्रेस पार्टी में थे, उन्हें स्टैंड पता होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जेडीयू में थे बीजेपी के एलाय के साथ, आप जेडीयू में थे बीजेपी के एलाय के साथ, शहजाद लेट हिम फिनिश, मेरे ऊपर डिबेट है। हमले नहीं प्लीज। गलवान में जब हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो रहे थे, चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, देश के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली कर रहे थे। कोई चुनाव नहीं था,
लेकिन देश के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली कर रहे थे। 24 घंटे तक न देश के रक्षा मंत्री ने एक शब्द बोला उन जवानों के बारे में, न इस पूरी सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री ने कहा। इस सरकार की चाइना को लेकर घिघी बंधी हुई है। सवाल यह है प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं? सवाल यह नहीं है कि किसने क्या बोला, नेहरू ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया। सवाल यह है देश के प्रधानमंत्री चाइना के खिलाफ बोलने से डर क्यों रहे हैं? ये नहीं है, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। उनका जो सवाल था वो एक स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा तब आपकी पार्टी जो थी वो अलायंस में थी, आप उस पर क्या कहेंगे? वो ये कह रहे थे। ये तो शहजाद को भी पता है कि उस समय हमारी पार्टी अलायंस में नहीं थी, लेकिन झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षा कवच है। 2013 में हम अलायंस में नहीं थे, लेकिन झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षा कवच है। शहजाद जब कांग्रेस में थे सच बोलते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में सच बोलने से परहेज करते हैं। चलिए अलायंस में नहीं थे तब तो स्टेटमेंट होना चाहिए ना, तब उनका स्टेटमेंट बता दो। डिस्कस कर रहे हैं $100 बिलियन का व्यापार देकर भी अलायंस में नहीं थे तब का स्टेटमेंट दिखा दो। पॉलिटिकल तूतू मैमे से मैं जनरल सिवाज का एक कमेंट लूंगी यहाँ पर। ये बहुत ही किसी भी जब इस तरह की डिबेट हो और खासतौर पर आप बात कर रहे हो अपनी फौज की, आप बात कर रहे हो डिफेंस पॉलिसी की, आप बात कर रहे हो डिप्लोमेसी की, तो उसमें थोड़ी सी संजीदगी और उसमें थोड़ी सी गंभीरता जरूर होनी चाहिए। जनरल सिवाज, यहां पर जो दर्शक इस वक्त इस डिबेट को देख रहे होंगे, मैंने खुद ये महसूस किया सवाल क्या है जवाब क्या मिल रहा है, सवाल और जवाब आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। पूछ कुछ रहे हैं, जवाब कुछ आ रहा है, और ज्यादातर क्या आ रहा है, आरोप और प्रत्यारोप आ रहे हैं। ऐसे में एक भारतवासी के मन में जो सवाल होगा वो होगा अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, चाइना के खिलाफ जो इंडिया की स्ट्रैटेजी रही है और जो पॉलिसी रही है उसे लेकर। क्या बिल्कुल आदित्य, इसमें कोई शक नहीं। जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है तो देश से एक ही आवाज आनी चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके और गवर्नमेंट के साथ खड़ी नजर आनी चाहिए। क्योंकि देखो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, चीन कोई आसानी वाला दुश्मन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे यांगसे की बात अगर करें, वहां पर मैं बटालियन कमांड की है, मुझे मालूम है कि 17,000 फीट पे यांगसे पोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आज नहीं ली, हमने 1986 में इसको पकड़ा था, और उसके बाद चीन बार बार कोशिश करता रहा, 8 बार कोशिश की और पिछले साल भी आया और मुंह की खानी पड़ी। हमारे करीब 50 जवानों ने 300 जवानों को धकेल दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये याद रखो कि लास्ट 10-15 साल में भारत का माइंडसेट चेंज हुआ है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में लेके। ये सच्चाई है, जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे तो हमने अरुणाचल प्रदेश में सड़कें नहीं बनाई। हमने सोचा कि शायद हम सड़कें बनाएंगे तो चीन इसका इस्तेमाल करेगा, मगर अभी माइंडसेट चेंज है, हम ऑफेंसिव हैं। और जिस प्रकार से लास्ट 10-15 साल में हमारी सड़कें बनी है, ब्रिजेस बनी है, लॉजिस्टिक बिल्डअप हुआ है, आज हम हावी हैं। ये मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज भारत की फौज एक बैटल हार्डन्ड है। भारत की फौज के अंदर यह काबिलियत है कि चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत की वायु शक्ति जो है वो ज्यादा बेटर है चीन से, हमारे रफेल से आने से करीब उससे एज होगी। भारत की जो नेवल पावर है वो मलक्का स्टेट में ब्लॉक कर सकती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने पैनलिस्ट से, काइंडली जब बात आती है देश की सुरक्षा की, हमारी एक आवाज आनी चाहिए। पार्लियामेंट में आप करो डिस्कस, इसमें कोई शक नहीं, कंस्ट्रक्टिव करो। हर एक पार्टी ने देश के लिए किया है, आगे भी करती रहेंगे, पर आज की तारीख में हम बहुत सक्षम हैं। वारिस पठान, यहाँ पर अभी आपने सुना जनरल सिवाज कह रहे हैं कि इंडिया का माइंडसेट चेंज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इंडिया की पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो पहले का रुख था अब ज्यादा वो मुखर है। और साथ ही उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात की कि जब इंडिया अपने दुश्मनों के बारे में बात करे या पड़ोसियों के बारे में बात करे, बाहर वालों के बारे में बात करे, तो आवाज एक आए। जी बात बिल्कुल सही है। हमने तो कहा ना कि पूरा देश हमारे जवान बहादुर सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल जवानों पे है ही नहीं, सवाल सरकार पे है। सवाल ये है कि मोदी अपनी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में नाकाम हो गए हैं। मोदी आधा सच दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते हैं, और मिसलीडिंग फैक्ट्स लोगों के सामने आता है कि वहां पर कोई ना घुसा है ना घुसने देंगे, जबकि सैटेलाइट इमेजेस आदित्य जी दिखा रहा है कि चीन डिप्सोंग और देमशोक में आ चुका है। इनके खुद के अरुणाचल प्रदेश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने कहा था कि 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक चीन आ चुका है। उसने विलेजेस बना दिए हैं, वहां पे ब्रिजेस बन गए हैं। तो हम यही चाहते हैं ना कि अगर ये सब सारी चीजें बनी है तो ये इसका एक डिबेट होना चाहिए। इस बात पे प्रधानमंत्री मोदी आके बोल दे
चीन का नाम लेने तक से डरते हैं वो। चाइना का नाम उनकी जुबान पे नहीं आता। आके लाल आंख दिखा दो चीन को, बोल दो कि आज के बाद अगर आपने कदम रखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। 1962 में भी हुआ था ना, जब डिबेट तो होती थी, हर चीज के लिए डिबेट होनी चाहिए। डिबेट कौन क्यों नहीं होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वहां पर चुन के गए हैं, लोक प्रतिनिधि है, लोगों ने उनको जिताकर अपनी बातें रखने के लिए वहां पर भेजा है। लोग जानना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है बॉर्डर पे, वो भी उनको पता चले वहां से। मगर प्रधानमंत्री सब चीज छुपाना चाहते हैं। एक और पार्टी मीटिंग को क्यों नहीं कॉल करते जबकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है? इनके नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट क्यों नहीं आते और जो डिबेट है उसे ज्वाइन क्यों नहीं करते। चाइना को लेकर जो डिबेट है, वो कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो क्राई बेबीज की तरह आर्मी के पीछे जाकर छिप जाते हैं। क्यों छिप जाते हैं, सवाल पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम सवाल, यहाँ पर जो देश है वो सवाल पूछ रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप से, आर्मी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री को वो कह रहे हैं हैव द गट्स टू आंसर देम मोदी साहब। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं, आप बताइए आर्मी से सवाल है या सरकार से सवाल है। आर्मी चीन के हाथों पिट कर आई अरुणाचल प्रदेश में, और ये राम गोपाल यादव जी ने कहा था पुलवामा एन अटैक टू फेच वोट्स, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी टू फेच वोट्स। मतलब कि पुलवामा की जो का हमला था वो एक साजिश थी, मतलब कि हमारे सैनिकों ने अपने ही लोगों की जान शहीद करवा दी ताकि वोट आ सके। नहीं, मुझे बताइए उसमें तो राष्ट्रनीति पर नहीं, वो ये मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट कर लीजिए, पार्लियामेंट में आकर प्राइम मिनिस्टर बात कर ले। अब पार्लियामेंट की डिबेट की भी बात जो है, जो चीजें कुछ गोपनीय चीजें होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस में वो सारी चीजें डिस्कस होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंटेरियंस को दी जाती है कि कहां पर हम क्या बनवा रहे हैं, ताकि वो गोपनीय तरीके से उस पर चर्चा भी हो सके और उसके ऊपर काम भी किया जा सके, परंतु वो आउट पब्लिक डोमेन में ना आए। क्योंकि अगर आप पब्लिक डोमेन में सारी चीजें लाएंगे तो आपके एनिमी को फायदा पहुंचेगा। क्या कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम ये चाहती है कि सारी गोपनीय चीजें कि कहां पे कौन सा वो पता चले तो बता दीजिए। मुझे बताइए कि क्या स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस में डिस्कस नहीं हुआ? ये बोल रहे हैं। एक सेकंड, पूनावाला सुनिए, पूनावाला सुनिए, पूनावाला गोपनीय तो आप लोग ने कर ही दिया था। घटना हुई 9 तारीख के दिन रात को, 10 तारीख के दिन आप सो रहे थे, 11 तारीख के दिन नागपुर के अंदर मोदी जी ढोल पिट रहे थे, 12 तारीख के दिन शाम को एक अखबार के जरिए से खबर लगती है कि तवांग के अंदर कुछ चाइनीज घुसे 17,000 किलो ऊपर चढ़ के आए फीट और हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे बहादुर जवानों ने उनको धुलाई कर दिया, उनको धो के मारा ऐसे जवानों के ऊपर। कब आई रिपोर्ट? आपने कब बोला? सुनिए, कब की रिपोर्ट बताइए, पूरा बताइए। 13 तारीख 11 तारीख की रिपोर्ट आप बता रहे हैं, पब्लिश हुई मीडिया में। नहीं बोलने का नहीं, अच्छी बात 11 तारीख को पब्लिश हुई, अच्छी बात नहीं। 11 तारीख को फ्लैग मीटिंग हुई, 12 तारीख को सारी जो है तेजपुर पीआरओ ने उसका ऑफिशियल प्रेस 13 तारीख के दिन आपकी जानकारी। और 13 तारीख के दिन राजनाथ सिंह ने आके पार्लियामेंट के अंदर आके बोला, स्टेटमेंट दिया, हमको स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बात पूरी होने दीजिए। स्टूडियो में बैठने का मतलब बकवास बकते रहेंगे। सुनिए, 12 तारीख के दिन शाम को पता चलता है अखबार के जरिए कि वहां पर 9 तारीख को ऐसा कुछ हुआ। 13 तारीख के दिन राजनाथ सिंह आते स्टेटमेंट देते, हमको स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमको डिबेट चाहिए। डिबेट से क्या परहेज है बताइए ना हमको। पार्लियामेंट बना क्यों है? डिबेट, हेल्दी डेमोक्रेसी का एग्री टू डिसएग्री। अरे दो पक्ष आपस में बात करेंगे, लोगों के सामने बात आएगी कि रियलिटी क्या है। हमको गोपनीय इंफॉर्मेशन डिबेट चाहिए, ये कह रहे हैं हमको डिबेट चाहिए, हमको स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए शहजाद। शो के माध्यम से करूंगा। इन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने 13 तारीख को स्टेटमेंट किया, उससे पहले मीडिया के हवाले से सब कुछ आया। यही उन्होंने कहा ना, यही था ना उनका लब्बो लबाब। अदिति जी प्लीज, अदिति जी यही था ना लब्बो लबाब। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट है आर्म फोर्सेस का। आर्म फोर्सेस के स्टेटमेंट से बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है। और ये स्टेटमेंट था 12 तारीख का तवांग सेक्टर इंसिडेंट के बारे में। तेजपुर पीआरओ डिफेंस ने स्टेटमेंट जारी करके सारी जानकारियां दी थी, परंतु यहां पर बैठे हुए लोग आधा झूठ बोलते हैं, आधा सच बताते हैं और नैरेटिव फैलाने के लिए बताते हैं कि अरे 12 तारीख तक आप सोए रहे, 11 तारीख को फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग से पहले आर्म फोर्सेस की सारी चीजें क्या बाहर कर दें हम लोग पब्लिक डोमेन में? जब आर्म फोर्सेस को सही लगा, फ्लैग मीटिंग के बाद उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया, उसके बाद पार्लियामेंट में स्टेटमेंट हुआ। अब ये चाहते कि आर्मी के स्टेटमेंट पर भी भरोसा ना किया जाए, यही इनकी दिक्कत है। ठीक है, ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ये कहा कि सेना मजबूत है और सरकार जो है वो कमजोर है। असदुद्दीन ओवैसी ये बातें पहले भी कहते आए हैं, सुनिए। इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में।
और पार्लियामेंट्री डिबेट क्यों नहीं करना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। और आज भी डेप्सांग और डेमचाक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की एलएसी में बैठी हुई है। और जहां से हम लोग उनसे, चीन की फौज से जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं 14-15 राउंड की, हम लोग गलती किए हैं एक बफर जोन बनाकर, और बफर जोन ऐसा बना दिए कि हमारी फौज जो पहले जिन जगहों पर पेट्रोलिंग करती थी, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही है। पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करे, वो भी रूल्स में प्रोविजन है, करवाइए। अगर वो भी नहीं करना है तो कम से कम अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सुनिए हमको क्या कहना है, और सरकार बताए कि चीन से जो खतरा है हमको, जो आए दिन हमारी जमीन चीन छीन रहा है, उस पर वो क्या बोलेंगे? सच्चाई क्यों नहीं बयान कर रहे? सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप? तो यहाँ पर शहजाद पूनावाला एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा अगर आप पार्लियामेंट में नहीं करा सकते तो हम कैमरा से दूर, मीडिया से दूर डिबेट के लिए तैयार हैं। आप वो भी नहीं कराना चाहते तो आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए और कम से कम सब पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लीजिए। ठीक है, इसका जवाब दूं। हमारे साथ बड़े बैरिस्टर के साथी बैरिस्टर वारिस पठान बैठे हैं। वारिस पठान साहब, मुझे रूल बता दीजिए जिसमें कि जो अभी सुझाव दिया है ओवैसी साहब ने, वो डिबेट हो सकती है। रूल स्पेसिफिकली लोकसभा के हाउस प्रोसीडिंग्स का बता दीजिए, एग्जैक्ट रूल कोट कीजिए जहां पे ऐसी व्यवस्था है। या तो मुझे बताओ, और एक सेकंड सर, पूरा नहीं हुआ, अरे पूरा नहीं हुआ, सुन लीजिए वारिस पठान, पूरा नहीं हुआ, सुन लीजिए। आप रूल ढूंढिए तब तक, और मुझे बताइए जब ये रूल एग्जिस्ट करता था तो ये 4 ओकेजन जो मैंने आपको गिनाए हैं 2004 से 14 के बीच में, जब आपकी सरकार थी तब आपने ये क्यों नहीं लागू किया? 26/11 के बाद डिबेट हुई थी, 26/11 के बाद डिबेट हुई थी। जब 2009 में श्रीलंका सिचुएशन हुआ था तब डिबेट हुई थी क्या? जब आपका सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यूपी में 2007 में डिबेट हुई थी क्या? तो आप करवा देते उसी रूल के तहत। मुझे रूल नंबर बता दीजिए, मुझे रूल नंबर बता दीजिए, रूल नंबर बताइए। डिबेट तो होना चाहिए इस पे, मतलब कुछ राज है। शहजाद वारिस भाई, आप लॉयर हैं, कायदे से बात कीजिए, रूल बता दीजिए। मैंने आपको रूल करने की वजह शहजाद पूनावाला को पता है कि मोदी जी आधा सच बोल रहे हैं, आधा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड वारिस पठान, वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे रूल बता दीजिए जिसके तहत जो ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी ने सजेशन दिया है कि भाई आप ऑफ कैमरा करा लीजिए, डिस्कशन करा लीजिए। क्या कोई ऐसी रूल है, कोई ऐसा नियम है? क्या रूल बुक में ऐसा कोई प्रावधान है? क्योंकि ओवैसी साहब रूल बुक की बात कर रहे हैं वहां पर। कौन से प्रावधान के जरिए राजनाथ सिंह ने आके बयान देके चला गया वहां पे? मैं बता रहा हूं, 184 कौन से रूल के तहत डिबेट नहीं होना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी, 372 के तहत स्टेटमेंट दिया राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट, रूल 372 स्टेटमेंट लेड बाय मिनिस्टर, ये है रूल। आप मुझे रूल बताइए जहां पर ये वीडियो कैमरा में सारा चीज किया जा सकता है, रूल बताइए। नहीं, उन्होंने कहा वीडियो कैमरा ऑफ करके। सीधा सिंपल सवाल, वीडियो के पार्लियामेंट अपोजिशन को बुलाइए, सबको, अपोजिशन के जो नेता है वो भी नेता है, सबको बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग लगाइए ना, उनको तो बताइए कि क्या सरकार की नीति है। मगर नहीं बुलाएंगे मोदी जी, टिकटॉक बैन करने से मसले हल नहीं हो जाएंगे। 110% ट्रेड। ठीक है, 2 और काउंटर है, वो ले लीजिए शहजाद पूनावाला, उसके बाद मैं वापस आपको जवाब देने के लिए मंच दे दूंगी। पहले चरणजीत सिंह सापरा, क्या जरूरत थी मिलने की G20? अच्छा ठीक है सर, अभी आप रूल बुक की वो बात कर रहे तो रूल आप बता नहीं रहे, फिर आप कह रहे सर्वदलीय बैठक बुला लो। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, सर्वदलीय बैठक बुला लो। तो फिर एक ऑप्शन पर आप अग्री करें। चलिए ठीक है, चरणजीत सिंह सापरा। आदित्य जी,
अदिति जी, मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कराना चाहती और ना ही चर्चा कराएगी। ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये क्लीन चिट दे रहे हैं चीन को, इसी तरह से देश की सारी विपक्षी पार्टियां क्लीन चिट दे दें। जिस तरह से इन्होंने घुटने टेके हैं चीन के सामने, उसी तरह से विपक्षी पार्टियां भी घुटने टेक दें। लेकिन आपको बता दूं कि चीन की दादागिरी और नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो देश के लिए खतरनाक साबित होगी। ये चंदे का धंधा बंद करें, ये एक स्ट्रेटेजी बनाए, और नहीं बनती है तो विपक्षी पार्टियों को साथ में ले, ऑफ कैमरा हमारे से चर्चा करें, सीखें। हमने भी देश चलाया है, ये सीखें कि किस तरह से चीन के सामने लड़ना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, मिलिट्री प्रेशर हो, लेकिन आप चंदे पर वापस आए, उससे पहले आपने कबूला कि आरजीएफ ने भी चंदा कबूला। मैं यही नहीं, इस डिबेट में बड़ा सवाल यही था कि आप सबको चाइनीज चंदे से प्रॉब्लम है, आपको उसे लेकर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आने से प्रॉब्लम है, आप सभी एक दूसरे के स्टेटमेंट्स गिना रहे हैं, बीजेपी एमओयू की बात करती है, आप इनकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें बीजेपी और सीसीपी के बीच कोलैबोरेशन की बात की जाती है, कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि चाइना का मसला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, लेकिन जब इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए तो नेता क्या करते हैं, कभी चीनी चंदे पर जाते हैं, कभी चीनी प्रेम पर जाते हैं, कभी चीन से सीधे पहुंच जाते हैं, शेर और चूहे पर शिफ्ट हो जाते हैं। आज इस हंगामे पर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने क्या नसीहत दी है, सुनिए। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि क्या प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। सो आई वुड टेक वेरी स्ट्रांग व्यू of every member